नमस्कार। आई स्कोप मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अतीक। देश और प्रदेश की राजनीति की खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि सपा की सरकार बनी तो सभी की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP लागू की जाएगी। गन्ने का 15 दिन में भुगतान होगा। जरूरत पड़ी तो इसके लिए फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बनाया जाएगा। किसान आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मुकदमे वापस लिए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने लखीमपुर खीरी से आए किसानों के साथ अन्न संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक भाजपा को हटाने के लिए अन्न संकल्प लें। सोमवार को पार्टी कार्यालय में इस लखीमपुर खीरी की घटना में घायल होने वाले किसान नेता तेजिंदर सिंह विर्क का परिचय कराते हुए बताया कि उन पर भी गाड़ी चढ़ाई गई थी। जानकारी मिलते ही सपा नेताओं को भेजा, डॉक्टर से बात कर जरूरत पड़ने पर रेफर करने की मांग की। सभी के संयुक्त प्रयास से वे ठीक हो गए हैं। सपा अध्यक्ष ने किसानों के साथ गेहूं और चावल हाथ में लेकर किसान संकल्प की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि यह संकल्प किसानों के साथ अत्याचार करने वालों को सत्ता से बेदखल करने के लिए है। सपा हमेशा किसानों के हित की रक्षा के लिए तत्पर रही है। आरोप लगाया कि भाजपा ने आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन किसानों पर जीप चढ़ाकर जान लेने का काम किया है। इस घटना में जिन किसानों की जान गई है, सपा की सरकार बनने पर उनके परिजनों को 25-25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। किसान आंदोलन के समय दर्ज हुए मुकदमे वापस लिए जाएंगे। इसी तरह 300 यूनिट बिजली और सिंचाई मुफ्त की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने जानवरों की रखवाली में करोड़ों रुपया खर्च किया, लेकिन इससे किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ। जानवर किसानों की फसल बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में 2 दिन सभी विधायकों को जगाया और रात दिन सदन चलाया, इसमें भी किसानों को कुछ भी नहीं मिला। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपाइयों के लिए सपा के दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने राधा मोहन दास अग्रवाल चुनाव लड़ना चाहेंगे तो तत्काल टिकट देंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने राधा मोहन का लगातार अपमान किया है, अब उनका टिकट भी काट दिया। अपर्णा बिष्ट के सवाल पर कहा कि भाजपा के हमारे परिवार की ज्यादा चिंता है, यह खुशी की बात है। लखीमपुर खीरी से आए तेजिंदर विर्क के चुनाव में उतरने के सवाल पर सपा अध्यक्ष ने कहा कि उनका भी सम्मान किया जाएगा। हालांकि वह चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर कोई जवाब नहीं दिया। खुद के चुनाव लड़ने के सवाल को भी वह टाल गए। कहा कि पार्टी आदेश देगी तभी चुनाव लड़ेंगे। सपा में टिकट को लेकर मची हाय तौबा और सूची सार्वजनिक नहीं होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कहीं कोई विवाद नहीं है, जिताऊ उम्मीदवार को टिकट दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर के मामले में सवाल पर कहा, सपा के नेता लगातार त्याग कर रहे हैं। जो लोग भाजपा को हटाना चाहते हैं उन्हें भी त्याग करना चाहिए। लोहियावादी और अंबेडकरवादियों को एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। इतिहास गवाह है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर अंबेडकर ने बदली परिस्थितियों में साथ साथ काम करने का संकल्प लिया था। इसके तमाम दस्तावेज मौजूद हैं। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने भी इस दिशा में हाथ बढ़ाया। बसपा संस्थापक कांशीराम को इटावा से सदन में भेजा गया। हम और हमारे नेता भी त्याग कर रहे हैं। चंद्रशेखर को 2 सीटें दे दिया था, वह मान गए थे, लेकिन किसी का फोन आने के बाद उन्होंने इनकार कर दिया। इसमें सपा का कोई दोष नहीं है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि सपा 300 यूनिट बिजली पाओ, नाम लिखाओ, छूट न जाओ अभियान चलाएगी। सपा कार्यकर्ता इस अभियान के तहत घर घर पहुंचेंगे। इस अभियान के तहत जो लोग 300 यूनिट फ्री बिजली चाहते हैं उनसे फॉर्म भरवाया जाएगा। जिनके पास बिजली का बिल है वो उसी नाम से लिखें, और जो भविष्य में कनेक्शन लेना चाहते हैं वो राशन कार्ड के अनुसार नाम लिखवाएं। अखिलेश यादव ने कहा कि हम चुनाव आयोग से रथ चलाने की अनुमति मांगेंगे। इसके साथ ही डोर टू डोर और ऑनलाइन अभियान भी चलेगा। अब आपको भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी और उनकी पार्टी में हो रही उठा पटक के बारे में बताते हैं।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सभी पार्टियां सियासी गणित बैठाने में जुटी हैं। इस बीच बीजेपी के सांसद रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे मयंक जोशी के लिए लखनऊ कैंट सीट से टिकट मांग रही हैं। सूत्रों के मुताबिक बेटे को टिकट दिलाने के लिए रीता बहुगुणा जोशी राजनीति छोड़ने की भी बात कह रही हैं। जानकारी के मुताबिक रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि उनका बेटा 12 साल से बीजेपी के लिए काम कर रहा है। सूत्रों की माने तो अगर पार्टी उनके बेटे को टिकट देती है तो रीता बहुगुणा जोशी अगला चुनाव नहीं लड़ेंगी। बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं से मुलाकात पर सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि उन्होंने अपने बेटे के लिए कोई टिकट की मांग नहीं की। मेरे बेटे ने खुद ही लखनऊ कैंट सीट से टिकट के लिए अप्लाई किया है, ये उसका अधिकार भी है। पिछले 12 साल से मेरा बेटा वहां काम कर रहा है, उसके टिकट के लिए मैं क्यों बात करूंगी। मैंने तो अपने मंडल में के मामले में लेकर मुलाकात की थी। उत्तर प्रदेश के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के घर पर दिल्ली में हुई बैठक के दौरान रीता बहुगुणा जोशी भी शामिल हुई थी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं केशव प्रसाद मौर्य, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। उत्तर प्रदेश भाजपा की अगड़ी जातियों के कुछ नेता योगी आदित्यनाथ को ही 2022 में विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहते हैं। इसके समानांतर अन्य पिछड़े वर्ग के नेता केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में हैं। भाजपा के अंदर खाने में मुख्यमंत्री के भावी चेहरे को लेकर हलचल तेज है। हालांकि भाजपा इसके लिए अभी अपने हाथ जलाने के मूड में नहीं है। प्रदेश स्तर के कुछ नेताओं से बातचीत में सामने आया कि केंद्रीय नेतृत्व इस मामले में सस्पेंस बनाए रखने के मूड में है। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन की तैयारियां तेज हो गई हैं और अब मुख्यमंत्री चेहरे का नतीजा 2022 में विधानसभा चुनाव के बाद विधायकों की बैठक में ही आएगा। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी समेत 8 विधायकों के इस्तीफे के बाद कुछ समय के लिए भाजपा का धर्म संकट बढ़ गया था। यह धर्म संकट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के लिए भी था। उत्तर प्रदेश की चुनावी रणनीति से जुड़े भाजपा के नेता ने शर्त पर कहा कि फिलहाल अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताकर चुनाव में जाने को भी नुकसान है और केशव मौर्य के नाम की घोषणा करने से भी फायदा नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी पार्टी का सबसे बड़ा और लोकप्रिय चेहरा है। राज्य की जनता ने उन्हीं के काम, आश्वासन और भरोसे के बूते 2014, 2017 और 2019 में भाजपा को अप्रत्याशित सफलता दिलाई थी। योगी आदित्यनाथ का चेहरा भी मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव के बाद आया था, इसलिए 20 जनवरी के बाद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोरदार प्रचार देखने को मिलेगा। योगी और मौर्य भाजपा प्रत्याशियों को चुनाव में सफलता दिलाने के लिए मेहनत करेंगे। संगठन मंत्री सुनील बंसल ने एक विधानसभा सीट के लिए पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ प्रबंधन तक पूरा होमवर्क किया है। 2014 में लोकसभा चुनाव में सफलता मिलने के बाद भाजपा ने 2017 के विधानसभा चुनाव के लिए भी इसी तरह से कड़ी मेहनत की थी। तब बूथ स्तर तक संगठन को खड़ा करने में एड़ी चोटी का जोर लगाया गया था। जीत के समीकरण को तय करने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग में यादव के बाद सबसे मुखर जाति मौर्य को चेहरा बनाकर अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल तब मां बेटी के साथ थी। ओम प्रकाश राजभर के सहारे भाजपा ने बड़ी सेंध लगाई थी। वर्मा, कुशवाहा, सैनी अपने पाले में किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट गुर्जर पार्टी के साथ थे। इसी तरह से दलितों में गैर जाटों और खासकर पासवान समेत तमाम जातियों को जोड़कर भाजपा ने 39.9% वोट हासिल करके प्रचंड बहुमत पाया था। असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है, अब ये भी जान लीजिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान राज्य सरकार के इससे निपटने के तरीके पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा है। ओवैसी ने सोमवार को कहा कि गोरखपुर के लोग इसे याद रखेंगे और प्रदेश के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ वोट डालेंगे। भाजपा ने योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से मैदान में उतारा है। ओवैसी ने हैदराबाद में संवाददाताओं से कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जिस तरह योगी सरकार लापता रही और जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया, उत्तर प्रदेश और गोरखपुर में भी शव नदी में तैर रहे थे।
मुझे उम्मीद है कि गोरखपुर के लोग इसे याद रखेंगे और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उचित फैसला लेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उनकी पार्टी MIM की तैयारियों से जुड़े सवाल पर हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने कहा कि वे पूरी तरह से चुनाव लड़ने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वह निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों और नियमों का अनुपालन कर रैलियां आयोजित करेंगे। आइए आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज यूपी में क्या क्या गतिविधियां रहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बनारस में भाजपा कार्यकर्ताओं से बात की। पूरी तरह से पार्टी के कार्यक्रम में लगभग 10,000 कार्यकर्ता शामिल हुए। सबकी इच्छा थी कि पीएम से बात करने की, लेकिन मौका सिर्फ 8 को ही मिल सका। ये सभी जिले में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के बूथ अध्यक्ष हैं। नरेंद्र मोदी और कार्यकर्ताओं से बात करना चाहते थे, लेकिन समय की बाध्यता की वजह से ऐसा नहीं कर सके। इसका उन्हें मलाल रहा और इसका अपने संबोधन में जिक्र भी किया। शहर दक्षिणी विधानसभा के दीनदयाल मंडल के बूथ अध्यक्ष श्रवण कुमार रावत से बात हुई। पीएम ने उनसे बनारस में हो रहे बदलाव के बारे में बात की। श्रवण ने उनसे कहा कि अब बनारस बदल गया है, गरीबों को रोजगार मिल रहा है, वे सब आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। कल मुझे विश्वनाथ धाम का श्रमिक मिला था, उसकी खुशी देखते बन रही थी, वो आपकी तारीफ करते हुए अघाते नहीं। पीएम ने रोहनिया विधानसभा के कर्दमेश्वर मंडल के बूथ अध्यक्ष मनोज कुमार पटेल से बात की। उनसे पूछा कि आप लोग अपने क्षेत्र में गरीब परिवारों की सुध ले रहे हैं या नहीं। मनोज ने कहा कि हम टोली बनाकर लोगों से बात करते हैं, उनका हाल लेते हैं। लोग यही बताते हैं कि मुफ्त राशन की उन्होंने कल्पना नहीं की थी, वे आभार व्यक्त करते हैं। मोदी ने कहा, भाजपा कार्यकर्ता किसानों को जागरूक करते रहें, किसानों को केमिकल मुक्त खेती करने के लिए जरूर समझाएं। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।